Hello dear students, once again I welcome you in my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। मुझे उम्मीद है पिछला वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा और अच्छी तरह आपको ये समझ आया होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं, क्या क्या वो रोल अदा करती हैं। अगर हड्डियाँ अस्थियाँ ना हो हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में कोई भी गति नहीं हो सकती। तो अब हम पढ़ रहे हैं कंकाल के बारे में। हमारे शरीर में जो कंकाल होता है वह किस प्रकार किन किन हड्डियों से बना होता है, ठीक है। तो उसमें आता है पसली पिंजर। सबसे पहले जो हमारा पसली पिंजर होता है, यानी हमारी छाती की जो हड्डियाँ होती है जिनको बोला जाता है रिब्स, ठीक है। तो वो किस प्रकार होता है, देखिए ये इस प्रकार चित्र जो दिख रहा है आपको ना, इस प्रकार हमारे फेफड़े की हड्डियाँ या छाती की हड्डियाँ ये और ये इनको बोला जाता है रिब्स। ये इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पसली पिंजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पसली पिंजर। तो पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़ी होती हैं और एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहा जाता है और इस पसली पिंजर के अंदर हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग जो है सुरक्षित रहते हैं, जैसे दिल होता है, हमारी फेफड़े होते हैं, ठीक है। हमारे फेफड़े, लंग्स और दिल हमारा, ठीक है, किडनीज, लीवर, स्टमक आदि, ये सभी अंग हमारे इसके अंदर सुरक्षित होते हैं। तो हमारे शरीर में ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, बड़ी मुड़ी हुई होती हैं। देखो ऐसे मुड़ी हुई नहीं हड्डियाँ, ऐसे मुड़ी है सभी, है ना। ये हड्डियाँ ऐसे मुड़ी होती हैं, ऐसे मुड़ी होती है, इधर से ऐसे मुड़ी है, ऐसे मुड़ी है, और ये पीछे जुड़ी है हमारे इस तरह से मेरुदंड से, ये रीढ़ की हड्डी है, इससे जुड़ी होती है, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमारे ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोला जाता है आपके पसली पिंजर। अब इसके अंदर जो है हमारा हृदय भी होता है इस तरफ को, ठीक है। आपका फिर यहाँ पे यकृत, लीवर होगा आपका, किडनीज होगी, बहुत सारे अंग जो हैं इसके अंदर, फेफड़े हैं जो इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो अब अपने मित्र को बिना मुड़े हुए झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए, या अपने आप कर सकते हैं। आप क्या आप कर सकते हो? क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर लाइए। आप अपनी उंगलियों को ना पीठ पे हाथ लगाइए किसी अपने मित्र के, तो आप क्या पाओगे, और गर्दन से नीचे को हाथ लगाइए पीठ से होते हुए और नीचे तक हाथ लगाइए, तो आपको क्या पाओगे, उसमें उभरी हुई संरचना होती है, हड्डियाँ होती हैं। तो हम इसको उभरी हुई हड्डियों को बोला जाता है, जोड़ को उसको बोला जाता है मेरुदंड। तो ये सीधी हड्डी होती है, बैकबोन जिसे बोलते हैं, बैकबोन या मेरुदंड, ये होती है हमारी मेरुदंड। तो इसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ी होती है जिनको बोलते हैं वर्टिब्रा। ये देखिए ये जुड़ी है ना छोटी छोटी, ये होते हैं वर्टिब्रास हमारे। इस प्रकार इसको बोला जाता है मेरुदंड। तो पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको ना, ये पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र, ये है वक्ष क्षेत्र, इनमें जुड़ा होता है। तो जुड़ी है ना सारी हड्डियाँ बैकबोन से पीछे तरफ से जी। तो पसली पिंजर जो है मेरुदंड से ही हमारी सारी हड्डियाँ इसकी जुड़ी हुई होती हैं। अब आप क्या करें, एक और काम, अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए, ठीक है। वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देगी? जब आप किसी दीवार को धक्का लगाते हो तो आपको अपने कंधे के समीप उभरी हुई हड्डियाँ दिखाई देती हैं, तो इन्हें कहा जाता है कंधे की अस्थियाँ। जैसे ये इधर है ना, आप धक्का लगाते हो किसी दीवार को तो ये हड्डियाँ उभर जाती हैं, आप अपने आप भी स्वयं कर सकते हैं। तो इनको बोला जाता है अस्थि, कंधे की अस्थियाँ। तो ये हुई आपकी कंधे की अस्थियाँ, ठीक है। उसके बाद आया आपका श्रोणीय अस्थियाँ। ये श्रोणीय अस्थियाँ क्या होती हैं, देखिए चित्र 8.12 में ये है आपकी श्रोणीय अस्थियाँ, दिख रही है आपको। ये होती है आपके नीचे मूत्राशय के आसपास के एरिया में, बैक साइड में, वहाँ पे जो हड्डी होती है, टांगों की हड्डियाँ जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम श्रोणीय अस्थियाँ। तो ये एक बॉक्स की तरह संरचना होती है, जो एक समान ऐसी संरचना बनती है जो आपस में अमाशय के नीचे
पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यानी हमारे जो अमाशय है, पेट है, उसके नीचे जितने भी अंग पाए जाते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए एक बॉक्स का आकार की यह हड्डियाँ संरचना बनाती है। यह कूल्हे का वह हिस्सा होता है जिसके सहारे आप बैठ सकते हैं। जब आप बैठते हैं ना, आप सोचते हो कि हम ऐसे बैठते हैं, हमारा मांस होता है पीछे हिप्स में, नहीं। अगर आपके शरीर में, मैंने आपको जैसे चैप्टर शुरू किया तभी बताया कि हमारे शरीर में अगर हड्डियां ही ना हो तो कोई भी गति नहीं होगी, ठीक है। तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, जैसे आप आटे की लेई बनाते हो ना, उसका एक गोला बनाओ तो वो ठप करके बैठ जाएगा। सेम हमारे शरीर में अगर हड्डियाँ ना हो तो वैसे ही होगा। तो हड्डियाँ हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। हड्डियों के द्वारा ही हमारे शरीर को आकृति मिलती है और हम गति करते हैं, ठीक है। तो जो श्रोणीय अस्थियाँ होती है, यह कूल्हे के वाला हिस्सा होता है जो हमें बैठने में सहायता प्रदान करता है। तो इसको बोला जाता है श्रोणीय अस्थियाँ। ये अब हमारी खोपड़ी की बात करें तो हमारी खोपड़ी में अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक चित्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार इसमें हमारे शरीर की खोपड़ी जो होती है ना, उसमें बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं और इस प्रकार यह एक खोपड़ी का या कपाल का निर्माण करती है। अब ये कपाल जो होता है, खोपड़ी होती है, इसके अंदर हमारा दिमाग होता है, ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन बिल्कुल बहुत ही डेलिकेट पार्ट है हमारे बॉडी का, सबसे जो कोमल भाग है वो ब्रेन है, तो उसको सुरक्षित करती है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया जो ऊपर वाला जबड़ा है यह खोपड़ी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा खोपड़ी से जुड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा जो है हमारा गति करता है फिर, ठीक है, ऊपर नीचे खाते समय या बात करते समय। तो ये तो थी हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ, कपाल। अब उसके बाद आता है हमारा उपास्थि। क्या होती है, देखिए उपास्थि क्या होती है। आप सभी अपने अपने कान को टच करें। कान का जो बाहरी हिस्सा है सबसे ऊपर वाला, ये आपका देखिए, एक तो कान का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है। इसमें तो कोई हड्डी नहीं होती, बिल्कुल ईयर पीना होता है, ऐसे ही लटका होता है और यहाँ पे ना हड्डी होगी ना कुछ होगी। लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसमें देखिए आप, एक ना हड्डी की तरह बहुत ज़्यादा मजबूत है, ना ही बहुत ही कोमल है। तो ये होती है, थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा कोमल होता है, तो इसको बोला जाता है उपास्थि। क्या बोला जाता है, उपास्थि। तो हड्डियों और मांस के अतिरिक्त हमारे शरीर में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं उपास्थि, जो हड्डी की तरह कठोर नहीं होती, जिसे मोड़ा जा सकता है, इसको बोलते हैं उपास्थि, जो यहाँ पे मौजूद होती है हमारे, ठीक है। तो कान के ऊपरी भाग में उपास्थि मौजूद होती है। अब आप किसी कठोर अस्थि का भाग अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अस्थि को इसे कोई अस्थि नहीं है, ठीक है। क्या आप उंगलियों के बीच दबाते हुए अपने कर्णपाली के ऊपर के हिस्से को कोई अंतर महसूस करते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों में अंतर होता है। ये थोड़ा कठोर होता है, यानी इसमें उपास्थि कहा जाता है, और इसमें नरम होता है बिल्कुल, इसमें कोई उपास्थि भी नहीं होती है। तो इन दोनों में अंतर होता है। तो जो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है कर्णपाली, ठीक है, ये लचीला, ठीक है, लचीला होता है, इसको कर्णपाली कहा जाता है। परंतु अस्थि की तरह यह कठोर भी नहीं होता है और ना ही ये उपास्थि होती है। तो शरीर में संधियों की उपास्थि पाई जाती है, ठीक है। इसको शरीर में जितनी भी संधियाँ होती हैं उनमें उपास्थि भी पाई जाती है, हड्डियों के अलावा उपास्थि भी पाई जाती है। तो हमने क्या देखा कि मानव कंकाल में अनेक हड्डियां, संधियां और उपास्थियों से मिलकर बनता है। तो मानव कंकाल केवल हड्डियों से ही नहीं बनता, मानव कंकाल बनता है हड्डियों से, संधियों से और उपास्थियों से मिलकर, जिसके कारण हम इसको मोड़ सकते हैं, गति दे सकते हैं, ठीक है। तो आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, अपनी कॉपी में एक सुंदर सा क्या कर सकते हैं, मानव कंकाल का चित्र भी बना सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, और वहाँ लिख सकते हैं कौन सी हड्डी है ये, और वहाँ पे नोट भी करते हैं कि इस हड्डी में कौन सी संधि मौजूद है। तो अपने शरीर की उन अस्थियों व उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा हमारी शरीर की गति होती है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारी यहाँ पे एक जोड़ है, ठीक है, बाजू की संधि है, ठीक है। एक संधि आपकी यहाँ पे है, ये होती है कंदुखलिका संधि। ये कौन सी संधि होती है, हिंज संधि। और आपकी एक अचल संधि होती है जो खोपड़ी में होती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि हड्डियों को गति प्रदान के लिए मांसपेशियां भी जरूरी होती है। तो मांसपेशियां जो जुड़ी है, लाल रंग की दिख रही है आपको, ये मांसपेशी है।
हड्डियों के चारों तरफ जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है गति करने में हड्डियों को सहायता मिलती है। चलिए इसका पता लगाते हैं क्रियाकलाप करके। अपनी एक मुट्ठी को बंद करिए, मुट्ठी के अंगूठे में इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करिए। अपने एक दाएं हाथ का हथेली को बंद करिए, एक मुट्ठी बनाइए, फिर इसी मुट्ठी से अपने कंधे को अंगूठे से, इस मुट्ठी के अंगूठे से कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब आप अपने अंगूठे से कंधे को छूने का प्रयास करेंगे तो अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अवश्य महसूस करेंगे। दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? हाँ, बिल्कुल देता है। इसको बोलते हैं पेशी। जब आप हाथ को ऐसे करते हैं ना आगे पीछे, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका ये कंधा है, ये बाजू है आपका, ये आपका, आपने यहाँ से इसको ऐसे किया हाथ को, ये हाथ है आपका, तो यहाँ पे इस बाजू पे आपका मसल्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं आप मसल्स, डोले शोले। ठीक है, तो इनको कहा जाता है पेशी। तो संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियाँ क्या हो जाती है, उभर जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है पेशियाँ। जब आप इसको हाथ को ऐसे बेंड करोगे तो ये उभर गई ऊपर को, ये इसकी लंबाई कम होगी ना, पहले इसकी लंबाई देखिए यहाँ पे इतनी लंबाई थी, फिर थोड़ी कम हो जाती है, तो ये इकट्ठी हो जाती है, इस करके ये उभारा जाता है यहाँ पे, तो इनको बोला जाता है पेशियाँ। ठीक है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियां में से एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खींच जाती है। देखिए दो पेशियां होती है, आपको मैं फिर ऊपर चित्र में ले जाता हूँ। ये ऊपर वाली अस्थि, एक नीचे वाली अस्थि। जब ये आप ऊपर की तरफ मोड़ोगे तो ये ऐसे मोड़ोगे तो ये आपकी सिकुड़ जाएगी और ये इस हड्डी को ऊपर तरफ खींचोगी। जब भी इसको आप रिलैक्स करोगे तो फिर ये इकट्ठी हो जाएगी और नीचे वाली तरफ आपको जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो है दोनों में से एक पेशी काम करती है, जिसके कारण हमारे शरीर की गति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारे शरीर की गति करती है। तो अस्थि को पूर्ण स्थिति में लाने के लिए, खींचने के लिए आपकी पेशियां बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। पेशी केवल अस्थि को खींचती नहीं है, वो धक्का नहीं दे सकती, अतः वो खींचती है। अतः एक अस्थि को गति के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। क्या, अब आपको बताऊं, क्या गति के लिए हमेशा अस्थि एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुआ अथवा घेंगे में क्या होता है जिनमें अस्थियां नहीं होती है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे आगे कि जंतु किस प्रकार गति करते हैं। ठीक है, सभी जंतुओं में अस्थियां तो नहीं पाई जाती है, जैसे केंचुआ है उसमें कोई हड्डी होती है लेकिन फिर भी वो चलता है। तो जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में बताया कि आपको चलने के लिए, गति करने के लिए अस्थियों की जरूरत होती है। तो फिर आप बोलोगे सर बोल रहे हैं कि अस्थियों की जरूरत होती है लेकिन केंचुआ में तो अस्थि नहीं होती है, वो भी चलता है। तो वो हम देखेंगे आगे जंतु की चाल कैसे होती है, किस प्रकार जंतु गति करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में फ़िलहाल बच्चों इतना ही काफ़ी है। आपको अगले वीडियो में मैं जंतु की चाल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।